हेलो बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने अपने इस चैनल पर 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो कि आप लोगों ने उम्मीद है देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए पहले उन लेक्चर को देखिए जो कि हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। और उन 4 चैप्टर से हम लोगों को जो बेसिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन लोग स्टार्ट करेंगे उसके लिए जो बेसिक्स यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, नोडल प्लेन किसे कहते हैं और किस पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आपने यदि नहीं देखा है ये तो प्लीज़ जाइए पहले वो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर स्टार्ट करिए। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल से देख लिया होगा, हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा पहला चैप्टर है, मतलब फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कहानी है, कैसे शुरुआत हुई, किस साइंटिस्ट ने क्या बोला, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप कह सकते हो, ये 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। और शुरुआत बेसिकली मूल कॉन्सेप्ट से करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास का। ठीक है। सो अब इस चैप्टर में हम लोग चलें तो हम लोगों ने ये सीखा था कि इस दुनिया में बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारे पास, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो घर हो, चाहे कुछ भी हो, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें हमारी एटम से मिलके बनी हुई हैं। क्लियर है। सो अब हम उसी एटम के बारे में देखने जा रहे हैं कि बेसिकली एटम होता क्या है और किस साइंटिस्ट ने इस एटम को किस तरीके से समझाया। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो बेटा, एटम के बारे में यदि किसी ने कहा था तो वो पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे और ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ठीक है। इंडियन फिलोसोफर्स में महर्षि आते हैं, महर्षि कदम करके नाम है उनका। ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एटम के बारे में बोला कि ये परमाणु है। क्या बोला उसको? परमाणु। उसको बोला ये परमाणु है। और परमाणु को बोला, इसको बोल दिया भाई परम, और इसको बोल दिया अणु। समझ में आ रहा है? तो परम और अणु, या फिर तुम इसको अलग अलग लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको ये हो गया मेरे पास परम और ये हो गया मेरे पास अणु। मतलब ये जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी मैटर है हमारे पास, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे पास, उसको उसको क्या बोला? परमाणु बोला उन्होंने। ठीक है। किसने? इंडियन फिलोसोफर ने। फिर उसके बाद में आती है बात किसकी? एरिस्टोटल एंड प्लेटो, इनकी बात आती है, जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। उन्होंने बेसिकली ये बोला कि जो एटम है वो एटम कभी ना खत्म होने वाली चीज है। मतलब तुम किसी चीज को काटोगे तो बस काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। उनका ये मानना था। ठीक है। बट धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो इनके पास कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं थे जहां से ये लोग ये प्रूव कर सकते थे अपनी बातों को कि इसको हम लोग बहुत टाइम तक या फिर काटते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा, या फिर इसको परमाणु होगा, सबसे छोटा पार्टिकल होगा। तो इनके पास कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं थे। राइट। सो इन सब चीजों के बाद में जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के बारे में कुछ आइडिया दिया बेटा, वो थे जॉन डाल्टन। ठीक है। नाम सबने सुना होगा। जॉन डाल्टन थे, और जॉन डाल्टन ने एटम को समझाने के लिए कुछ थ्योरीज ली। जैसे कि पहला उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद में हम लोग देखेंगे। जब मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। बट मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, उन्होंने क्या देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, है ना। इसको मतलब काउंट में लिया इसको समझाने के लिए कि एटम है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। दूसरा चीज उन्होंने देखा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी हम लोग उसी समय देखेंगे। क्लियर है। इन दोनों चीजों की हेल्प से उन्होंने एटम को समझाने की कोशिश की, और जब ये पता लगा तो उन्होंने एक चीज और बताई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी बताया। किसने? जॉन डाल्टन ने, अपनी इस एटॉमिक थ्योरी के बाद में। राइट। इनकी थ्योरी क्या थी, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। अब बेटा देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट है। तो नीट के लिए यस वो इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट जेई एडवांस की बात करें, जेई मेंस में भी जनरली बात करें, तो इनसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो पूरी थ्योरी के ऊपर ही है, जो भी हमारे एटम को बताने के लिए किस किस ने हेल्प की और उन्होंने अपने क्या मॉडल्स रखे, उन सब चीजों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो करते हैं चैप्टर की शुरुआत। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उन 3 पार्ट्स की हेल्प से इस चैप्टर को किया जाएगा कंप्लीट। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Second part of this chapter is Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. और थर्ड एंड लास्ट जो हमारा पार्ट रहेगा इस चैप्टर का वो होगा बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर का बेसिकली क्लासिफिकेशन कि इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। या पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल। सो अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। तो आइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है समझते हैं। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो उस समय काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन लोगों के ये मॉडल्स आ रहे थे, जो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे कि बेसिकली ये एटम होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम लोग, इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, क्या कंसीडर किया उन्होंने। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा ये है, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब 8, 9, 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो पहला पॉइंट हमारा यही आता है जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला, क्या कि एटम जो है, atom can neither be created, atom can neither be created nor be destroyed। ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, मतलब एटम वो चीज है। दूसरा पॉइंट जो आया इनका अपनी थ्योरी में वो आया कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ किसका? ऑफ एन एलिमेंट, या फिर ऑफ एन एलिमेंट ही लिख देते हैं। एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? एटम बोलेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैज देयर रेस्पेक्टिव मास। क्या बोला बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का कोई भी एटम होगा, उस एटम का कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा। समझ में आ गया? कुछ ना कुछ तो मास जरूर होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ किसके? सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ किसके? सेम एलिमेंट्स विल बी सेम but different from atoms of other elements, but different from atoms of other element। तो बेटा यहां से उन्होंने ये बोला बेसिकली कि जो एटम है हमारे पास, यदि वो सेम एलिमेंट के एटम है तो आपस में वो सेम होंगे। यदि वो एटम अलग अलग एलिमेंट के आ गए तो आपस में कैसे होंगे? वो अलग होंगे। अब सोचने में तो ऐसा ही लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब यदि सेम एलिमेंट के एटम है तो ऑब्वियसली वो सेम ही होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो वो डिफरेंट ही होंगे। बट इनकी ये वाली बात भी डिसरिगार्ड कर दी गई। क्यों कर दी गई? जानने के लिए बस देखते रहिए। सो हमारे टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट आ चुके हैं। अब इनके डिसरिगार्ड क्यों होंगे वो वाले पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, बट उसके लिए हमें पहले ये मिटाना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे? सेम चीज, स्क्रीन को पॉज करेंगे, स्क्रीन पॉज करके जो भी लिखा हुआ है आपके सामने उसको पूरा नोट से उतारो और उसके बाद में आगे देखो। ठीक है, चलो। मैं इसको साफ कर देता हूं बेटा, है ना। आप लोग स्क्रीन को पॉज करिए और आप पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना। मैं बस मान के चल रहा हूं आप लोगों ने पॉइंट्स लिख लिए हैं।
सो ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। कौन कौन से? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, atom of each element has their respective mass, atoms of same element will be same but different from atoms of other element। चलिए मिटा रहा हूं बेटा मैं इनको, है ना। अगला पॉइंट आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट, एटम्स एटम टेक्स पार्ट एटम टेक्स पार्ट इन किसके अंदर? केमिकल रिएक्शंस। जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। क्लियर है? सिक्स पॉइंट, when two atoms combined when two atom combines in a simple ratio then simple compound is formed। simple compound is what? formed। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और जब दो एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे एक सिंपल रेशियो में तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड का आविष्कार करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो ये पॉइंट्स थे जो कि कहे गए थे किसके द्वारा? डाल्टन्स के द्वारा। अब इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको हम लोग आज तक मानते हैं। जैसे यदि बात की जाए किसकी? एटम्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्या ये पॉइंट गलत है? नहीं भाई, आज भी हम लोग यही देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एटम ही इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। सो अब हम लोग ये समझते हैं कि इनके पॉइंट्स को डिसरिगार्ड क्यों कर दिया गया था। राइट। सो आते हैं हम लोग यहां पे। यहां सबसे पहला देखेंगे अपन लोग कि एटम्स के मास के बारे में तो इन्होंने बता दिया कि उनका रेस्पेक्टिव क्या होगा? मास होगा, बट कितना होगा उसके बारे में इन्होंने आइडिया नहीं दिया। क्लियर है? मतलब कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट का हम लोगों ने क्या कर लिया? एक एटम ले लिया, तो इसका मास कितना होगा ये नहीं पता हमको, बट होगा ये पता है। बात समझ में आया? सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही डाल सकते हैं, दे कुड नॉट या ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द मास ऑफ किसका? ऑफ एन एटम। he could not explain about the mass of an किसका? एटम। सेकेंड पॉइंट है बेटा कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड with the help of न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो बेटा ये कौन सा पॉइंट है कि एटम्स की अभी बात हो रही थी कि एटम वो चीज है भाई जिसको अपन लोग ना तो कभी बना सकते हैं और ना ही कभी बर्बाद कर सकते हैं। बात समझ में आया? बट मैंने क्या लिख दिया कि एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? न्यूक्लियर रिएक्शंस। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लिया मैंने किसका? एक बेरिलियम की मैंने एक थिन शीट ले ली है ना। बेरिलियम की क्या ली मैंने? एक थिन शीट ले ली और उस पर मैंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी बेटा। अब आज के बाद तुम्हें याद रखना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर जो हीलियम न्यूक्लियाई है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई कहेंगे इसको, इसी को अपन लोग अल्फा पार्टिकल मान के चलेंगे। क्लियर है? तो याद रखना कि अल्फा पार्टिकल की जब भी मैं बात करूंगा तो क्या होगा? मेरे पास हीलियम न्यूक्लियाई होगा। तो यदि मैंने बेरिलियम की थिन शीट पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई बेटा, तो यहां से क्या होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन का बेसिक तुम्हें आना चाहिए, और बेसिक कहता है कि मान लो इस जगह पे यहाँ पे एटम्स की बैलेंस करने की जरूरत होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बैलेंस करने की जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस क्या करना है? तो जितनी भी मेरे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एक रूल होता है, और वो रूल है समेशन ऑफ किसका? जेड। किस साइड में बेटा? रिएक्टेंट साइड में। ये बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ किसका? जेड। किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में। समझ में आ गया? या फिर समेशन ऑफ किसका? या फिर नहीं, दोनों ही चीजें होनी चाहिए। ए ऑफ किसका? रिएक्टेंट। और ए और जेड क्या होते हैं ये अच्छे से आप लोग जानते हो। ए किसका? प्रोडक्ट। सो ए इज द एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो बोलते हो, एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, जो कि ये है। सो यहाँ पे अपन लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 और 2 कितना आ रहा है? 6। तो इस जगह पे मेरे पास एक एटम आया, कौन सा? कार्बन।
कौन सा एटम आया मेरे पास, ये कार्बन एटम आया। तो 4 + 2 6 तो हो गया। अब इसका एटॉमिक मास जो हमको मिल रहा है वो 12 है, और इस साइड में देखेंगे तो 9 और 4 13 होता है, तो इधर ही तो 12 भी है। मतलब एक चीज ऐसी और होनी चाहिए जिसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसका मास नंबर 1 होना चाहिए। सो एक नए पार्टिकल की यहाँ पे खोज होती है और उसको क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में सेम रिएक्शन हम लोग वहां पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता लगा बेसिकली कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स का हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनको बना भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्शंस। उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो अगेन क्या करना है, या तो पॉज करिए, पॉज करके आप इसको फिर दोबारा से उतारिए। मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा। तो आप इतना जल्दी लिख नहीं पाओगे, तो बेहतर है आप लोग पॉज करिए वीडियो को, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे ही आपका पूरा हो जाए उसके बाद में आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इनके ऊपर बच्चा पार्टी क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि पहले जैसे ही मेरा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होगा थ्योरी से रिलेटेड, उसके बाद जब अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस के बाद में फिर आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है, इन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के वो तो सेम है, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो उनकी ये भी यहाँ पे लिमिटेशन आया क्या, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ किसका बेटा, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब आप खुद सोचिए, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स आ गए, जैसे मान लो मैंने बोला 1H1, मैंने बोला 1H2, मैंने बोला 1H3, तो भाई एलिमेंट तो मेरे पास सेम है, एलिमेंट तो मेरे पास सेम है, बट यहाँ पे जो एटम है, ये एटम कैसे हैं, ये अलग अलग हैं। ये एटम कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, ड्यूटेरियम। और बेटा जी ये कौन सा होता है हमारा, ट्रीटियम होता है। क्या होता है, ये हमारा ट्रीटियम होता है। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स की बेटा केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं, बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, जल्दी बोलो फटाफट से, अलग अलग। और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी, सेम। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो केमिकल मेथड से इनको सेपरेट भी नहीं किया जाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में कैसी है, सेम है, तो इनको किसी केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्यूजन। क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिफ्यूजन जैसा प्रोसेस आप लोग यूज में ले सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। तो इस डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी फिजिकल 11th का चैप्टर है। क्लियर है। सो ये पॉइंट आ गया हमारे पास कि आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ किसका, आइसोटोप। उनकी ये वाली बात भी गलत हो गई कि सेम एलिमेंट के एटम भी आपस में सेम होंगे, बट नहीं, यहाँ पे सेम एलिमेंट के एटम भी कैसे आ रहे हैं, आपस में डिफरेंट आ रहे हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेरे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इनके हिसाब से क्या था कि मान लो मैग्नीशियम है मेरे पास, है ना, और मैग्नीशियम को मैंने O2 के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया मेरे पास, ये MgO बन जाएगा। क्या बन गया, ये MgO बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ O2 आ गया। अब इस जगह पे बात करूं तो इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा, 24। इसका तो एक ऑक्सीजन का मेरे पास जो होगा वो 16 होगा, तो दो का 32, बट आधा चाहिए तो कितना होगा मेरे पास, फिर से क्या बोल सकते हैं 16, तो टोटल 24 + 16 कितना आ जाएगा इधर से 40। सही है ना भाई। और इस साइड से मैग्नीशियम का कितना है 24, इस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल कितना आ गया फिर दोबारा से 40। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका, मास इज एप्लीकेबल। सो यहाँ पे ऐसे समझने की कोशिश करो कि यदि Mg की बात करूं तो Mg जो हो गया मेरे पास ये, और इसको मैंने लिया O2, तो ये मान लो यदि ये 1:2 में होता तो यहाँ पे क्या बनता मेरे पास, ये सिंपल कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये सिंपल कंपाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिंपल कंपाउंड बन रहा है। कैसे, अरे 1:2 में ले रखा है ना भाई, ए और बी या तो 1:2 में हो या 2:3 में हो, तो जब भी ये सिंपल रेशियो में होंगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। बट ये वाली बात भी इनकी डिसरिगार्ड हो गई। कब, तो बेटा ये डिसरिगार्ड हुई आफ्टर द, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ कौन से कंपाउंड बेटा, इनको बोलते हैं बर्थोलाइट्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, बर्थोलाइट्स कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, बर्थोलाइट्स कंपाउंड।
या फिर इन्हीं का नाम होता है नॉन नॉन स्टोइक्योमेट्री नॉन स्टोइक्योमेट्री कंपाउंड्स। क्या बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, नॉन स्टोइक्योमेट्री कंपाउंड्स। तो चाहे तो इनको बर्थोलाइट्स कंपाउंड बोलो, चाहे नॉन स्टोइक्योमेट्री कंपाउंड्स बोलो, बात कैसी है, एक ही है। अब सर ये होते क्या है, तो होते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये आ गया मेरे पास Ni 0.98O, मान लो ये है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें आप लोग जब रेशो देखोगे किसका, निकल और ऑक्सीजन का बेटा, तो यहाँ पे कोई आपको सिंपल रेशो में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0.98:1। क्या ये सिंपल है? नहीं, ये सिंपल नहीं है। तो भाई जब ये ऐसे कंपाउंड्स भी तो मेरे पास बन रहे हैं ना, तो ये सिंपल कंपाउंड तो हो नहीं सकता मेरे पास। क्लियर हुआ सब लोगों को? सो ये वाली बात भी क्या हो गई, इनकी फेल कर गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये सारी कहानियां थी जिसकी वजह से डाल्टन की जो थ्योरी थी उसको क्या किया गया, कुछ पॉइंट्स को माना गया, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, भाई उन बातों को तो हम लोग आज तक भी मानते हैं। क्लियर है सब लोगों को? सो इनकी थ्योरी के बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, सेम चीज आप बेटा, मैं पॉज करिए और उतारिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा? अब हम लोग लगभग लगभग अर्ली 20th सेंचुरी में आ गए हैं, ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में आ गए हैं। दो साइंटिस्ट थे बेटा, है ना, एक का नाम था विलियम क्रूक्स, ठीक, और दूसरा जो विद्वान थे उनका नाम था बेटा जूलियस प्लकर। ठीक है, ये दो विद्वान थे बेसिकली। अब इन्होंने क्या किया, जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स जो थे, ये बेसिकली काम कर रहे थे बेटा कंडक्टिविटी नेचर ऑफ गैस, कंडक्टिव नेचर ऑफ गैस, कि क्या गैस जो है वो कंडक्टिव नेचर शो कर सकती है, उस चीज के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, सो कंडक्टिव नेचर का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मान के चलो आप लोग हो, आप बैठे हुए हो, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये लाइव वायर है, इसके अंदर बिजली आ रही है। अब आप लोग बैठे हुए हो, अभी तो आप यूट्यूब से देखोगे तो कैसे ही लगेगा ना, बट स्टिल मैं ऐसा मान लूं कि आप लोग मेरी क्लास में बैठे हो, राइट, और मैं ऐसे तुम्हारी तरफ ऐसे तार करके दिखाऊं, तो क्या भाई तुम्हें करंट लगेगा? अरे जल्दी बोलो, नहीं लगेगा, दूर से कैसे लगेगा? लेकिन मैंने तुमसे यदि ये बोल दिया कि मान लो जो हाई टेंशन वाले जो तार होते हैं रोड पे, है ना, जिसके नीचे आप लोग खड़े हो जाते हो तो एक अलग सी आवाज आती है ना, बूम ऐसे करके, तो यदि उसको मैं इतने पास में लेके आ जाऊं, क्या तुम्हें करंट लगेगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तुम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाओगे तो डेफिनेटली लगेगा ना, कुछ कुछ तो दूरी होगी ना जहां तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बट मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि यदि उस तार को भी ले लें, हाई टेंशन वाले को भी ले लें, कि वो तो एक ऊपर पोल पे चल रहा है, हम लोग नीचे खड़े हुए हैं, तो क्या उस समय करंट लग रहा है? नहीं। बट मैं यदि तुमसे ये कह दूं कि जो भी मेरे पास हवा है, जो हवा है बाहर, जो वातावरण है मेरा, उसको मैं कंडक्टिव नेचर का बना दूं, तो सोचो जल्दी फटाफट, तो फिर तो दुनिया का विनाश हो जाता बेटा, दुनिया का विनाश हो जाता, कोई जीवित ही नहीं रह पाता। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, सो नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ये लोग उसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे थे, और देखते हैं कि इनको वो पता लगा कि नहीं लगा, क्या कौन सी कंडीशंस थी जिनमें इनको पता लगा कि जो गैसेस होती हैं वो कंडक्टिव नेचर की होती भी हैं कि नहीं होती हैं, राइट। सो चलते हैं इनके सेटअप के ऊपर। इन्होंने ग्लास का ट्यूब बनाया, ठीक है, ग्लास का ट्यूब बनाया, ये ग्लास का ट्यूब है कुछ। देखो भाई मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ी क्या मतलब, खूब कह सकते हो, खराब सी है, तो तुम लोग सुंदर बना सकते हो बेसिकली। ठीक है, ऐसा कुछ ट्यूब बना दिया ये, और बेटा यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया, इस साइड में एक वैक्यूम पंप है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये वैक्यूम पंप हो गया। ठीक है, और यहाँ से बाहर से क्या किया इन्होंने, एक बैटरी लगा दी। ठीक, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल बेटा इधर है, नेगेटिव इधर है, थोड़ा और सुंदर बनाए तो ये लो और सुंदर बन गया है ना। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को बेटा, कैथोड एनोड में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, तो मैंने हमेशा बोला है बच्चों को क्या याद रखो, सी सी और ए, मतलब सी से कैथोड और सी से कैटाइन,
ठीक है, और ए से एनोड और ए से एनाइन, ध्यान देना, ए से एनोड और ए से एनाइन। तो सी सी ए मतलब कैथोड पे कौन आएगा, कैटाइन, और एनोड पे कौन आएगा, एनाइन। अब तुम खुद सोचो, यदि कैथोड पे कैटाइन आएगा तो कैटाइन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जा रहा है उस पर मतलब चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, नेगेटिव। तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, कैथोड, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा जी, एनोड। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए, सो कैथोड एनोड बन गया भाई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे बेटा जी ये गैस ले ली गई है ना, ये गैस है जो ये भर रहा हूँ, ये गैस है। वैक्यूम पंप से पहले क्या किया, पूरा वैक्यूम बना दिया, वैक्यूम बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर ये गैस डाल दी, और ये गैस जो है ये H2 गैस है। कौन सी गैस है ये, H2 गैस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये H2 गैस है, इन्होंने क्या किया, इसका जो प्रेशर था, ये प्रेशर को बेटा जी 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg ले लो। क्या ले लो, 10⁻⁻⁴ mm ऑफ किसका, Hg। और यहाँ पे वोल्टेज ले लो 10⁻⁴ वोल्ट। सो इन शॉर्ट आप इतना समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने ये देखा कि जो गैसेस होती हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब कंडक्टिविटी शो करती हैं। जो गैसेस हैं वो भी कंडक्टिविटी शो करती हैं, पर्टिकुलर किस जगह पे, तो तुम लोगों को क्या कहना है, जब एक्सटर्नल वोल्टेज कैसा था, बहुत ज्यादा, और जो प्रेशर था गैस का वो कैसा था, बहुत कम। जब गैस के प्रेशर को बहुत कम रखा गया और एक्सटर्नल वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर दिया गया, तो इन्होंने ये देखा कि गैसेस जो थी दे स्टार्ट शोइंग आयोनाइजेशन। दे स्टार्ट शोइंग व्हाट, आयोनाइजेशन। मतलब यदि मैं H2 की बात करूं तो ये बेसिकली मेरे पास क्या होने लग गया बेटा, ये आयोनाइज होने लग गया। क्या होने लग गया, ये आयोनाइज होने लग गया। बात समझ में आ रही है? सो भाई इन ये जो थे इनको सक्सेस मिली इस चीज में, इन्होंने देख लिया था, इनको पता लग गया था कि जो गैसेस होती हैं दे कैन ऑल्सो कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, बट द सिचुएशन इज वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। डन यहां तक? चलो, सो अब क्या हुआ बेटा, अब सेटअप जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं थॉमसन का सेटअप देखते हैं ना, थॉमसन का ध्यान देंगे सब लोग। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक कोटिंग डाल दी बेटा ये, और ये कोटिंग किस चीज की है, ZNS की कोटिंग है, ZNS की कोटिंग है ये, ठीक है। और ये ZNS की कोटिंग का काम क्या होता है बेटा, तो ये काम करती है फ्लोरोसेंस का काम करती है। फ्लोरोसेंस मतलब क्या हो गया, चमक, है ना। फ्लोरोसेंस क्या हो गया, मतलब चमक। मतलब इसके ऊपर कब कोई पार्टिकल जाके टकराएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ल्यूमिनेशन, है ना, ल्यूमिनेट करेगा, ये चमकेगा इसका सरफेस। क्लियर है? सो ये आयोनाइज होने लग गया। आयोनाइज होने के मैंने जस्ट आयोनाइजेशन का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से ये H2 जो होगा वो टूट रहा होगा, किस जगह पे, इस जगह पे। अब इसको क्या नाम दिया गया, क्या था ये, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने तो जस्ट आपको इनका नाम जो दिया था वो किस लिए दिया है, टू चेक द बेटा क्या, टू चेक द कंडक्टिविटी नेचर ऑफ किसका, गैस। बट अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, इनका काम बस इतना ही था भाई, ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसका नाम है बेटा डिस्कवरी ऑफ किसका, डिस्कवरी ऑफ किसका, कैथोड रेस। कौन सा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यही क्या था बेटा हमारा, डिस्कवरी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। यही क्या था हमारा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही जो है हमारे पास, चलो अब इसके बारे में पॉइंट समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है। तो ये वाली जो रिएक्शन है इसको मैं नीचे से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ध्यान देना सब लोग। ये जस्ट रिएक्शन हमें ये बता रही है कि H2 गैस जो है वो आयोनाइज हो गई है भैया। तुमको तो बस इतना समझना है कि एक पार्ट पॉजिटिव होगा और एक पार्ट नेगेटिव होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब बेटा इनके क्या क्या पॉइंट्स थे इस मॉडल के अंदर, मतलब ये क्या सीन बना, इसका डिस्कवरी कैसे हुई कैथोड रेज की, ठीक है। तो जब बेसिकली इन्होंने ऐसी सिचुएशन बनाई, तो ऐसी सिचुएशन बनाई तो इनको कुछ ऑब्जर्व चीजें हुई, है ना, इनको कुछ ऑब्जर्व हुआ। अब वो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ वो समझने की कोशिश करो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। सो पहला उनका ऑब्जर्वेशन बेटा ये था, पहला उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके अंदर ना कुछ रेज हैं,
कुछ रेज हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और वो कैथोड से किस साइड में जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। किधर जा रही हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। अब ये पता कैसे लगा सर उनको, तो अरे जब एनोड की तरफ गई होंगी तो ये क्या की होंगी, इनके एनोड में यहाँ पे जो ZnS की कोटिंग कर रखी है इसके ऊपर जाके वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। अब जो टकरा रहे होंगे तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वो सरफेस चमक रहा है, सरफेस चमक रहा है, तो उनको ये चमका कि भाई इधर से जो मेरे पास रेज हैं वो जा रही हैं किस साइड में, एनोड की तरफ। ठीक है, सो पहला पॉइंट उनका यही है। कौन सा पॉइंट है बेटा, क्या लिखेंगे, एनोड रेज, सॉरी कैथोड, कैथोड रेज, कैथोड रेज travels in a straight path with a very high velocity, with a very high velocity। तो जो कैथोड रेज थी वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही हैं विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या ऑब्जर्व हुआ इनका बेटा, ध्यान देना सब लोग। सेकंड पॉइंट इनको ऑब्जर्व हुआ बेटा कि दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा कि जब इन रेज के बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की फॉइल ली और उस फॉइल को मैंने कुछ बीच में इस तरीके से रख दिया, एक एल्यूमिनियम की फॉइल ली और उस फॉइल को मैंने क्या किया, इस बीच में इस तरीके से रख दिया, तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि बेटा इसके अंदर क्या हो गए हैं, बहुत सारे छेद हो गए थे। क्या हो गए थे इसके अंदर, जल्दी बोलो फटाफट से, बहुत सारे छेद हो गए थे। मतलब इन जो रेज हैं, इन रेज में कैसा नेचर मिल रहा है, इन रेज में मिल रहा है पार्टिकल नेचर मिल रहा होगा, जो कि वेरी हाई वेलोसिटी से गया और जाके इससे टकराया और इनके अंदर क्या हो गए, छेद हो गए। तो ये क्या किया, इनको पेनिट्रेट किया बेसिकली, है ना। सो दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। तीसरा पॉइंट क्या लिख लेंगे अपन लोग, दे हैव प्रॉपर्टीज टू शो या फिर टू क्रिएट व्हाट, फ्लोरोसेंस। इनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, टू क्रिएट व्हाट, फ्लोरोसेंस, चमक पैदा करने वाली ये प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ। और ये कैसा है, ग्लास ट्यूब है पूरा, है ना, ग्लास ट्यूब बना रखा है मैंने, ग्लास ट्यूब बोल दो इसको, ये ग्लास ट्यूब है। ठीक, दे हैव प्रॉपर्टीज टू क्रिएट व्हाट, फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, they produce what mechanical effect, they produce what mechanical effect। अब ये कैसे चमका, अब ध्यान से सुनना। जैसे हम लोगों ने क्या किया, साइकिल है हमारे पास और साइकिल का पेडल लिया मैंने और साइकिल के पेडल के अंदर मैंने ये सेफ्ट डाला हुआ है और ये पेडल जस्ट रोटेट कर रहा है ऐसे, है ना। अब मैंने तुमसे बोला कि मान लो ये पेडल को मैंने जस्ट ऐसे रखा हुआ है और मेरे पास क्या है, लेजर लाइट है, जो मेले वगैरह मिलती है ना, तो वो लेजर लाइट है मेरे पास, मैंने जस्ट ऐसे लाइट लगाई, तो क्या ये रोटेट करने लग जाएगा भाई लेजर लाइट से? नहीं। मैंने क्या किया, टॉर्च है मेरे घर में रखी हुई है तो मैंने टॉर्च लगाई इसके ऊपर, तो क्या ये रोटेट करने लग जाएगा? नहीं। अब मैंने तुमसे बोला कि मान लो ये पैडल है और बाहर मेरे हाथ में एक क्या है, पत्थर है छोटा सा, है ना। अब ये हाथ में लो या फिर ऐसे मैंने रख दिया है इसमें ना, अब पत्थर है ये, तो मैं पत्थर इसमें मारूं तो क्या रोटेट करेगा? यस, बिल्कुल रोटेट करेगा। पार्टिकल क्या करा देगा, इसको रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पार्टिकल नेचर क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जब हम लोगों ने क्या किया, पैडल को लिया और पैडल को इसके बीच में ऐसे रख दिया, तो बेटा जो ये इस साइड से जो रेज निकल रही थी कैथोड रेज, वो कैथोड रेज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ गया? ये भी क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक, सो दे प्रोड्यूस व्हाट, मैकेनिकल इफेक्ट। अगला यदि अपन लोग बात करें फिफ्थ पॉइंट, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन लोग, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कैथोड रेज क्रिएट्स या प्रोड्यूस लिख दो, कैथोड रेज प्रोड्यूस शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in their path। क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा? उनको ऑब्जर्व हुआ कि जो कैथोड रेज है, यदि कैथोड रेज के बीच में यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट की क्या बना रहे थे, पीछे शैडो बना रहे थे। तो ये भी क्या होगी, एक तरीके से प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसकी। तो या तो ये ऑब्जर्वेशन ना मान के इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड किसका, कैथोड रेज। और प्रॉपर्टी की बात करें अपन लोग तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये हम लोगों को मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है।
समझ में आ गए? या फिर इसको रख सकते हैं अपन लोग एज इट इज, ये वाले पॉइंट्स मिटा देते हैं। तो आप लोग क्या करिए, पॉज करिए और ये वाले जो पॉइंट्स हैं आप लोग ये वाले पॉइंट्स उतारिए, जिससे मैं आगे पॉइंट्स लिख सकूं। क्लियर है? चलिए, ये वाला इसीलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करो जल्दी से। चलिए मैं बढ़ता हूँ बेटा, आगे है ना। जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोबारा रिपीट मत करवाओ सेम चीज को, बस है ना। कोशिश किया करो कि जब मैं लिख के साइड हो जाऊं तो पॉज करिए स्क्रीन और आराम से नोट डाउन करिए, फिर आगे लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक, चलिए। सो आगे अपन लोग चल रहे हैं प्रॉपर्टीज में। कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे? ये दिखाई नहीं दे रहा भाई, 4-5 पॉइंट हो गए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन लोग बात करें तो इसमें देखना है हम लोगों को कि स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। हाँ बट उससे पहले एक चीज और, कैथोड रेज, लास्ट पॉइंट डाल सकते हो इसको, अब नंबर याद नहीं है मुझे, लास्ट पॉइंट डाल देना। कैथोड रेज bends towards bends toward, अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के आगे पीछे इस साइड में ऊपर नीचे ऐसे लगा दिया। अब मान लो इस पे कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरे पास ये रेस थी, ये रेस बेटा अब स्ट्रेट ना जाके ये कैसे मुड़ गई, ये पॉजिटिव की तरफ इस तरीके से मुड़ गई सारी की सारी। ये बेंट हो गई किस साइड में, पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है, ये बेंट हो रही है। तो यहाँ से इनको ये चमका कि जो कैथोड रेज होती हैं उन कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होगा, बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी ना पॉजिटिव की तरफ बेंट होंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो यहां से उनको ये चार्ज के बारे में पता लगा कि नेचर कैसा है मेरे पास, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था चार्ज, ये टर्म समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक, बट यहाँ पे नेचर और नेचर से हम लोगों को ये पता लग रहा है कि इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कैथोड रेज बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ऑफ किसका, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर है? अब बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ना जो अभी चल रही है थ्योरी, इससे ना हार्डली सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं। मैंने जैसा पहले ही बोला था, थ्योरी से रिलेटेड नीट में आपसे थ्योरी से रिलेटेड पूछ सकता है, बट ये इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है कि जो आपसे याद ना हो। 10 मिनट बैठोगे किताब लेके आराम से याद हो जाएगी थ्योरी। ठीक है, कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला। बाकी जेई में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। हाँ, किससे बनेंगे वो अगली चीज अपन लोग देख रहे हैं, और नीट में भी वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज? कंपटीशन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज। अब बेटा जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या होता है, इसको अपन लोग ई बाई एम से डिनोट करते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ किसका, ई बाई एम। और ई बाई एम का मतलब है बेटा यहाँ पे चार्ज बाय मास का रेशियो। क्या है यहाँ पे, चार्ज बाय मास का रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि चार्ज बाय मास का रेशियो यदि निकाला जाए तो हम लोगों ने तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, उस पार्टिकल को क्या बोल दिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन कह दिया, जो कि किस साइड में बेंड कर रहा है, मेरे पास पॉजिटिव साइड में, और उस पर चार्ज कैसा है, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बेटा हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 वॉट कूलम्स, डिवाइडेड बाय, यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर हुआ सब लोगों को? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब बेटा इसमें से यदि पॉइंट को मैं यहाँ से हटा लूँ तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से। ये ऊपर चला गया तो 16 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻ कितना 31 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 91 कूलम्स पर क्या हो जाएगा, kg। और इसी साइड में यदि मैं यहाँ पे एक काम करूँ, 19 31 है, ये 19 के तो 20 12 और ये हो गया 11। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 11। अब इस साइड में 91 आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 160। सो ये एक बार जाएगा 91, ये 9 और ये 15 और ये 6, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो,
7 टाइम्स 7 7 63, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 3 5 53, तो 7 8 कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.78 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना 11 कूलम्स पर केजी। ये आ गया बेटा मेरे पास क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को अब इतना जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से आपको इसके क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज इफ इन केस भूल जाते हो, जो कि नहीं भूलना है, ठीक है, तो मैं अब रिपीट करता हूँ इस चीज को, प्रॉपर्टी नहीं भूलना है, ये आना चाहिए अपने को। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, और याद करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है ना जेई मेंस में या फिर नीट में भी पूछ सकता है कि अरेंज द स्पेसिफिक चार्ज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, तो वो भी हम लोग देखेंगे। सो फिलहाल ये मेरे पास आ जाएगा क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन। डन यहां तक। अब क्वेश्चन मेरा ये था, क्वेश्चन नहीं था बेसिकली, मेरा पॉइंट है जो कि आपको समझाना है, और वो पॉइंट ये है कि किसी ने हमसे ये पूछा कि क्या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज जो है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज जो है, क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मान लो तुमने तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, मैंने हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन गैस लिया होता, तब क्या होता, क्या वो चेंज करता। नाइट्रोजन गैस लिया होता तब क्या होता, क्या वो चेंज करता। तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या देखना है, हमें ये मिटाना पड़ेगा फिर दोबारा से। तो आप प्लीज इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूँ बेटा, है ना, इसको मैं पॉज करके लिख लीजिए आप। जैसे मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो यदि ये H2 होता, तो ये H2 होता तो ये किस में टूटता, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता, सही है। मान लो इस जगह पर O2 होता, तो O2 कैसे आयोनाइज होता, ये 2O प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में आयोनाइज होता। मान लो ये N2 होता, तो ये किस में होता, तो ये 2N प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में आयोनाइज होता। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो अभी तो तुम लोगों ने क्या किया है, ये देख लिया कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना। यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, तो तुम कह दोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो H2 के हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो O2 के हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो N2 के हैं। बट मान लो मैं तुम्हारी आंखें बंद करवा देता पहले ही, और ये मैं इस तरीके से यहाँ पे मिटा देता, इसको मैं ऐसे मिटा देता, तो क्या सच में हम लोग ये बता पाते कि जो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हुए हैं वो दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं। जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं बता पाते। हमें नहीं समझ में आता कि क्या ये O2 के इलेक्ट्रॉन है कि ये N2 के इलेक्ट्रॉन है या किसके इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए ये बोला गया कि जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के अंदर हम लोग ये स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं, तो जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका इलेक्ट्रॉन होगा वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है। उम्मीद है सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो, है ना, प्रॉपर्टीज के जस्ट नीचे, कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका, कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बेटा ये हो गई हमारे पास डिस्कवरी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, मैं तो बेटा फिर दोबारा से डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको यदि सुंदर नोट्स बनाने हैं तो दूसरा डायग्राम बना लेना, और सुंदरता की भाई कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका इनाम नहीं मिलेगा, बस ये है कि अच्छे नोट्स बनाओगे तो थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है और मजा आता है अपने को, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ किसका, एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ किसका बेटा, एनोड रेज। अब ध्यान दो, अब ये हमारे पास ये पता लग गया था हमें, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी हमारी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। अब मुद्दा ये आया कि भाई यदि गैसेस जो है मेरे पास, गैसेस जो हैं यदि वो आयोनाइज हो रही हैं, यदि गैसेस आयोनाइज हो रही हैं, तो उसके अंदर एक पार्ट तो कैसा आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव आ रहा है, बट दूसरा पार्ट एक और होगा जो कैसा होगा मेरे पास, पॉजिटिव भी तो होगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव भी तो होगा, ठीक है। जस्ट यही सेटअप जो है वो पूरा का पूरा सेटअप मैंने कैसा ले लिया है बेटा, सेम ले लिया है। बस मैं कर क्या क्या रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस साइड में जो मेरे पास ये लुमिनस वाली जो मैंने लगा रखी थी, इस साइड में ZNS की कोटिंग,
उस ZNS की कोटिंग को मैंने किस साइड में लगा दिया है, इस साइड में लगा दिया। ध्यान देना सब लोग, है ना। ये ZNS की कोटिंग अब इस साइड में हो गई है। क्या हो गया, ZNS की कोटिंग हो गई है इधर। और बेटा जी ये जो रेज मेरे पास कुछ इस तरीके से बेंट हो रही थी ना पहले, ठीक है, इनको अभी एज इट इज ऐसे रखते हैं। ये गैस है, ठीक। ये वाली ZNS की कोटिंग यहाँ से हटा देते हैं। बाकी सारी चीजें सेम रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। ये है। सो अब हमें ये समझ में आया कि टेस्ट ट्यूब हमारे पास सेम है, और ये मुद्दा आया कि यदि कोई भी गैस मेरे पास आयोनाइज होगी तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो साथ में उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो जो सेटअप हम लोग इधर देख रहे थे वही सेटअप इधर ऑब्जर्व करना है। बट एक एक्स्ट्रा चीज ली गई, यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई बेटा, यहाँ पे एक प्लेट लगाई गई, और इसके अंदर बने हैं ये कैनल्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, ये कैनल्स। क्या बने हुए हैं, जल्दी बोलो, कैनल्स बने हुए हैं। तो इसीलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, कैनल्स रेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैनल्स रेज के नाम से भी जानते हैं, कैनल्स रेज। क्लियर है। सो इनको, इनके अंदर कैनल्स बने हुए हैं। अब ये परफोरेटेड कैथोड जो हम लोगों ने बनाया है, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड जो बनाया है बेटा, इसकी एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होंगे वही पास करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होगा वही पास करेगा, ठीक है। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई जो रेज है वो कुछ रेज उसी वेलोसिटी से एक स्ट्रेट पाथ में इधर भी जा रही थी। कैसे पता लगा, क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड लगा है, तो इसमें से जो कैनल्स बनी हुई हैं, इन कैनल्स के थ्रू इससे जाके क्या कर रही है, वो स्ट्राइक कर रही है, और फिर दोबारा से चमक पैदा हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब इस साइड में भी वो रेज जा रही है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज सारी कैसी हैं बेटा जी, सेम है। प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं वो भी प्रॉपर्टी कैसी हैं, सारी की सारी सेम है, एक्सेप्ट फ्यू प्रॉपर्टीज। लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लोग बोल सकते हैं कि अब ये जो रेज है वो एनोड रेज या कैथोड रेज क्या बोला जाएगा, सो एनोड रेज बोला जाएगा इनको, है ना। सो एनोड रेज पहला पॉइंट आ जाएगा, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, किस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट करता था किस साइड में, पॉजिटिव, और एनोड रेज किस साइड में डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, नेगेटिव प्लेट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेगेटिव प्लेट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड। बात समझ में आ रहा है, ठीक। बाकी सारी की सारी चीजें कैसी होंगी, सेम होंगी। बट इसमें समझने का एक और पॉइंट है, क्या, यदि मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं इसका, तो स्पेसिफिक चार्ज, और बेटा इनको नाम क्या दिया गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन पॉजिटिव चीजों को क्या बोल दिया गया, बेसिकली पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन वो था जिसके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा था, नेगेटिव, और इनके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो एक चीज और, यदि मैं प्रोटॉन की बात करूंगा इस चैप्टर में, तो आप उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करोगे, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ले रखा है ना हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, तो रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करना है। और अल्फा पार्टिकल बोलेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। सो ध्यान देना, एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है प्रोटॉन का और एक है अल्फा पार्टिकल। सो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगेन क्या होगा बेटा, ई बाई एम का रेशो ही लेना है हम लोगों को, और ई बाई एम क्या होगा मेरे पास, चार्ज बाय साइज का, सॉरी चार्ज बाय मास का रेशो। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होगा मेरे पास प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास की बात करेंगे अपन लोग तो बेटा वो आता है 1.67 ही ले लो, 1.67 इंटू 10⁻⁻ कितना, माइनस का 27 kg। अब ये 27 को ऊपर लेके जाएंगे अपन लोग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये तो 10 की पावर कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो लगभग 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 वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 9.58 इंटू 10 की पावर कितना, 7 कूलम्स पर केजी, कूलम्स पर केजी। ये हो गया इसका स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किसका पता लग गया हम लोगों को, प्रोटॉन का पता लग गया। अब बेटा जी यदि ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ ई बाय एम, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बाद में किसका आ रहा है, जल्दी बोलो, प्रोटॉन। अभी दो बाकी हैं। समझ में आया यहाँ तक, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। चलिए फटाफट से इसको छापिए, बढ़ते हैं आगे, चलो।
डन। सो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और किसकी डिस्कवरी हो गई है, प्रोटॉन की। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे, डिस्कवरी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ किसका, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, बेरिलियम लिया, बेरिलियम की एक थिन शीट ले रखी है और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या करा दिया बेटा, बम्बार्डमेंट। तो क्या बना यहाँ से, कार्बन 6C12 प्लस न्यूट्रॉन बना। तो ये यहाँ पे आ गया मेरे पास न्यूट्रॉन। तो ये हो गई खोज। अब हम लोग ये समझ लेते हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन पे चार्ज क्या होते हैं, इनके मास क्या होते हैं, और यदि हमसे किसी ने पूछ लिया कि इनकी डिस्कवरी किसने की है तो हम बता सकें। तो उसके लिए एक चार्ट जैसा बना रहा हूं मैं, थोड़ा छोटा सा। यहाँ पे लिख लिया मेरे बेटा क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद में चार्ज की बात कर लेते हैं। इन पर चार्ज कितना हुआ, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
होता है बेटा न्यूट्रल। ठीक, चार्ज के बाद में आता है बात मास का। तो मास की बात करें तो इसका होता है बेटा कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस का 27 kg। और यहाँ पे हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg। तो बस ध्यान देना कि बेटा जब मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम है। बट यदि कोई पूछेगा कि किसका इतू सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। तो यहाँ पे जो मास है वो सबसे ज्यादा किसका मानेंगे अपन लोग, न्यूट्रॉन का। फिर किसका मानेंगे, प्रोटॉन का। फिर किसका मानेंगे, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मास, फंडामेंटल पार्टिकल्स, देन चार्ज, देन मास, देन रिप्रेजेंटेशन। इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, ये -1 ये आ गया। प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये 1H1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये 0N1 हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि अपन लोग आगे बात करें डिस्कवरी की कि किसने डिस्कवरी की बेटा इनकी, तो वो भी याद रखना है अपन लोगों को। पहले आता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नाम है बेटा जे थॉमसन। क्या नाम है इनका, जल्दी बोलो फटाफट से, जे थॉमसन। ठीक, प्रोटॉन की बात करेंगे बेटा तो प्रोटॉन आया है हमारा गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है, गोल्डस्टीन। और लास्ट है न्यूट्रॉन बेटा, ये आ जाएगा जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। तो ये हो गए हमारे डिस्कवरी ऑफ किसका, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और बेटा ये आ गया उनका चार्ज, मास, एवरीथिंग। सो अब तुम लोगों का काम क्या है भाई, तुम लोगों का काम है कि ये वाली चीजें जो मैंने लिखाई हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं चैप्टर की वो अच्छे से आएंगी, तभी बेसिकली चैप्टर हमारा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो यदि तुम लोगों को ये चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और तुम चाहते हो कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, चीजें हमें समझ में आए, तो उसके लिए हमें ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए। मतलब हम तब सोचना ना पड़े कि मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है। यदि ये फिर भी सोचना पड़ेगा तो हाँ, फिर ये तकलीफ वाली बात है। मैं सोच के चल रहा हूँ कि मैंने यदि आपको ये लिखाया है तो जब आप अगली क्लास को देखोगे, अगले लेक्चर को देखोगे, तो ये आपको पूरा अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए फटाफट से, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, ओ सॉरी।